हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम असेसमेंट वर्कशीट आपकी है, 20 मार्क्स का टेस्ट है आपका जो आपको करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक का प्रयास करें। सही विकल्प के सामने दिया गोला काला करें। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जिसका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो बेटा आप ये सारी चीज़ें जो है पहले भी समझ चुके हो। ठीक है, सो संसाधन जो है, संसाधन में 3 बातें मेन हैं। तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, आर्थिक रूप से जो है संभाव्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार्य होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम संसाधन कहेंगे। क्या आप भी मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है, जैसा कि कई लोग मानते हैं? ऐसा नहीं है, वे मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी हम भी क्या हैं? संसाधनों का एक हिस्सा है और हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो संसाधन है उनमें बदलाव लाते रहते हैं। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक कहेंगे, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और विकास की स्थिति के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोश। ये हम जो है विकास की स्थिति पर इनको हम इस तरह से 4 भागों में बांट सकते हैं। तो अलग अलग जो है अलग अलग चीज़ों के आधार पर हम इनको अलग अलग बांट सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, किस चीज़ को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह तकनीकी रूप से सुलभ है, आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से कौन सा सत्य है? ये प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। बी है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधनों में बदला जा सकता है। मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन हैं। मनुष्य स्वयं संसाधन नहीं है बल्कि वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं और वे जो है क्या है? स्वयं संसाधन हैं। तो सी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है वो आपको बताना है। समाप्यता के आधार पर हम बांट सकते हैं, स्थायित्व, स्वामित्व और उत्पत्ति। तो इसमें कौन सा जो है एक तरीका नहीं है? स्थायित्व जो है ये तरीका नहीं है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी देश का प्रादेशिक जल किसका उदाहरण है? ये सामुदायिक संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है? तो किसी देश का कहा गया है तो ये क्या है? एक राष्ट्रीय संसाधन है, सभी लोगों का उसके जल पर अधिकार है। तो ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण। तो गैर नवीकरणीय, पानी ये नवीकरणीय है, वन नवीकरणीय है, वन्यजीव नवीकरणीय है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन जो है ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम दोबारा से नवीन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क जो है वो किसका उदाहरण है? तो सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है? राष्ट्रीय संसाधन का, व्यक्तिगत संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या सामुदायिक संसाधन। तो पार्क जो है उसके ऊपर केवल हमारा अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता। एक समुदाय जहाँ पर पार्क है उस समुदाय के लोग जो है वहाँ पर उसको प्रयोग करते हैं, तो ये एक सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको 3, 4 और 5, 6 इस तरह से नंबरिंग की गई है और इनके आंसर भी हम इसी तरह से करेंगे।
प्रश्न 3 है, किसी विशेष देश में राज्य ए की औसत व्यक्ति की आय राज्य बी में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन राज्य में उच्च साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। तो इनमें से आप किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों? अपने उत्तर के कोई 2 कारण दीजिए। तो इन दोनों में कौन सा राज्य जो है अधिक विकसित होगा? तो राज्य जो बी है वो यहाँ पर क्या होगा? अधिक विकसित होगा। तो हम लिखेंगे मैं राज्य बी को इनमें से अधिक विकसित मानूंगा। क्योंकि, तो क्यों है विकसित राज्य? क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण कम है, साक्षरता दर अधिक है। क्लियर? तो यहाँ पर लेकिन आय जो है औसत व्यक्ति आय वो अधिक है, लेकिन हमने पढ़ा था कि केवल औसत व्यक्ति आय जो है वो विकास का केवल एक आयाम नहीं हो सकता, और जो उच्च साक्षरता दर है, शिशु दर है, वो भी जो है विकास का एक आयाम होते हैं। इसलिए बी राज्य वो अधिक विकसित होगा। और इसमें आप कारण क्या देंगे? आय विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, न कि समुचित विकास। आय के अलावा साक्षरता, शिशु मृत्यु दर आदि भी विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में विकास में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के जो है अपने उत्तर का समर्थन दीजिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है, कि हमें विकास करते हुए जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी ज़रूरतों के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। तो इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि पृथ्वी पर न केवल हमारा अधिकार है बल्कि यह हम सभी का है। अगर संसाधनों का प्रयोग हम इसी तरह अंधाधुंध करते रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? अपरदन होता है कटाव। सो आंसर लिखेंगे, पानी या हवा द्वारा मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को हटाने को मिट्टी का कटाव जो है वो कहा जाता है। और मृदा संरक्षण के उपाय जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? पहला उपाय है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, हमें अतिचारण यानी ज़्यादा जो चराई होती है पशुओं की, अतिचारण को हमें नियंत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों है? सो आंसर 1 रहेगा प्रति व्यक्ति आय। जब हम देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है साक्षरता दर। कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है, कि लोग कितने जो है पढ़े लिखे हैं। तीसरा लिखेंगे शिशु मृत्यु दर, ये भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो 1 वर्ष में प्रत्येक 100 बच्चों में से 1 वर्ष पूरा होने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ये सभी जो है क्या है? विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी एक को चुनना हो तो साक्षरता दर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बेहतर साक्षरता दर बेहतर आर्थिक विकास और शिक्षित लोगों की नींव है। यानी अगर लोग साक्षर होंगे, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो जो है उसमें वो क्या है, वो सभी जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय है या शिशु मृत्यु दर है, इन सभी को एक तरह से आप कह सकते हो कि इन सभी में सुधार होगा केवल साक्षरता के आधार पर। इसीलिए अगर सभी में से केवल एक को चुनना है तो हम साक्षरता दर को चुनेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।